हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जरूर उन लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, तभी इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बोहर्स के एटॉमिक मॉडल से स्पेक्ट्रम कैसे प्रपोज्ड किया गया था, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और स्पेक्ट्रम के अलावा वेवलेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बोहर के एटॉमिक मॉडल पर डिटेल में चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने रेडियस वगैरह की बात की थी, हमने वेलोसिटी की बात की थी, हमने एनर्जीज की बात की थी। इन सारी चर्चाओं को हमने पिछले लेक्चर में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मेक श्योर करिए कि आप जाके पिछले लेक्चर को देखें, तब क्लास को अटेंड करने आए। क्योंकि जो एनर्जी के फार्मूले हैं, एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, उसी एनर्जी के फार्मूले से ही हम लोग स्पेक्ट्रम को डेवलप करेंगे और उसी से हम लोग डेवलप कर सकेंगे वेवलेंथ को। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज के क्लास की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल से किस तरह से हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम बनाया। क्या बनाया? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है क्या? जैसे ये एटम है ना, एटम के बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, सेल्स हैं कि नहीं है? बहुत सारे। मान लिया ये N1 सेल है, ठीक है, ये N1 सेल है, ये N2 सेल है, ये N3 सेल है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हाँ भाई, मान सकते हैं। ये जितने भी सेल्स होते हैं, सभी सेल्स के पास इनके एनर्जी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जो पास वाले सेल्स हैं, इनके पास एनर्जी लो होती है, यानी कि ज्यादा नेगेटिव में होती है। दूर वाले ऑर्बिटल्स के पास एनर्जी थोड़ा हाई होती है। क्यों? क्योंकि कम नेगेटिव में रहता है। फिर और दूर चले जाओगे, एनर्जी और भी ज्यादा हाई हो जाएगी, और उस टाइम पर इनके पास नेगेटिव की वैल्यू कम रहेगी। भाई, जितने ज्यादा नेगेटिव उतना ही कम, तो पास वाले की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, तब स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। एनर्जी के लिए हमने फार्मूला तुम लोग को लिखाया था, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि एनर्जी के लिए हम लोग शॉर्ट फार्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इस फार्मूले की हम लोगों ने चर्चा किया था प्रीवियस लेक्चर में, देखे होगे। हाँ, देखे होगे। ये किसी भी ऑर्बिटल के लिए एनर्जी हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के लिए। मान लो तुम्हें हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिटल की फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे? अगर तुम्हें पहले ऑर्बिटल की फाइंड आउट करनी है तो En मतलब 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो E1 इज इक्वल टू -13.6, ये फार्मूला है, इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर बोले तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बाई अगर हम उसके हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो n का स्क्वायर हो जाएगा, बोले तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये 13.6 ही आएगा। क्या आएगा? -13.6 ही आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए एनर्जी ये आ रही है। और जब तुम सेकेंड ऑर्बिटल के लिए मान लो बात करोगे, हाइड्रोजन के लिए ही एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी पता रहेगी तभी स्पेक्ट्रम पता मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग पता लगा सकते हो। ठीक है, जब हम सेकेंड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वही सेम फार्मूला यूज करो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बोले तो 1 का, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, बाई अगर तुम सेकेंड ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, ये आपका आ रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर जो है एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है ना, एनर्जी जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एनर्जी किस में फाइंड आउट की जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी कि ये जो आंसर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जब तुम फाइंड आउट करोगे आगे, मान लो तुम्हें निकालना है किसकी एनर्जी, किसकी निकालनी है? थर्ड ऑर्बिटल के, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिटल के निकालने। वही फार्मूला लगाओ यार, इतना तो फाइंड आउट कर सकते हो। -13.6 इंटू जेड है 1 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बाई तीसरे ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, ये आ रहा है आपका 1.51 माइनस में रहेगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से जब आप फाइंड आउट करोगे फोर्थ ऑर्बिटल की, हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। एन स्क्वायर बोले तो 4 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आने वाला है 0.85 आएगा आंसर आपका। कितना आएगा? 0.85। ये माइनस में वैल्यू रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना रहता है, चाहे किसी भी ऑर्बिटल की बात की जाए। फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए एनर्जी निकालोगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फार्मूला यही लगाना है, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिटल के लिए बात करोगे तो तुम्हारा एनर्जी आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फार्मूला वही लगाना है। सभी में फार्मूले वही लगाना है, किसी भी ऑर्बिटल की तुम बात करो सभी में फार्मूला सेम ही रहेगा। तो ये एनर्जी की बातें होती हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा कहानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। जब हम बात स्पेक्ट्रम की कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम की चर्चा भी करो। ध्यान दीजिएगा, जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ध्यान देना, मान लो पहले वाले ऑर्बिटल से, ये फर्स्ट वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के हम ले जा रहे हैं इसको लास्ट वाले ऑर्बिटल में। यहां मान लो ये थर्ड वाला ऑर्बिटल है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ले आ रहे हैं, ठीक है। जब यहां पे तुम इलेक्ट्रॉन लाओगे तो इसके लिए तुम्हें इसको हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट, बोले तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी। तभी ये एक्साइट होकर के बाहर वाले कक्षक में जाएगा, बाहर वाले ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे लोअर एनर्जी में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है। अगर तुम इसको एनर्जी ज्यादा दोगे तो कूद के ये बाहर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जब बाहर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा तो उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा उसकी एनर्जी भाई लो करना चाहेगा, तभी तो बाहर वाले कक्षक में जा रहा है, बाहर वाले ऑर्बिटल में जा रहा है। क्योंकि तुमने एनर्जी ज्यादा दे दिया भाई, उसके पास ज्यादा एनर्जी हो गई, ज्यादा एनर्जी हो गई तो कूदेगा, कूद के ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बाहर वाले कक्षक में जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही तुम एनर्जी देना बंद करोगे, जैसे ही तुम एक्सटर्नल एनर्जी देना बंद करोगे, ये इलेक्ट्रॉन कम बैक करेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कम बैक करेगा, और जो तुमने एनर्जी इसको दिया था उस एनर्जी को ये इमिट कर देगा। क्या कर देगा? एनर्जी का इमिशन कर देगा, इमिट कर देगा। अगर एनर्जी को इमिट कर देगा, वही एनर्जी हमें स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मतलब प्राप्त होती है, मिल जाती है, ठीक है ना। एनर्जी जितना इमिट करेगा, मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन को उष्मा दिया, ऊर्जा दिया, हीट दिया, वो सेकंड वाले ऑर्बिटल में चला गया। अब तुमने एनर्जी देना बंद कर दिया, जितना एनर्जी वो लिया था, जब वो वापस आएगा अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, तो जितनी एनर्जी लिया था उतना छोड़ेगा। मान लो सेकंड वाले ऑर्बिटल पे गया तो सेकंड वाले ऑर्बिटल से वापस आएगा, ठीक है। तो एक बात और समझिएगा, जब ये वहां से वापस आएगा अपने कक्षक में जहां से वो चला था, वहां पे अगर वो वापस आएगा तो जो एनर्जी को इमिट करेगा वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं भाई? हम लोग निकालते हैं दो कक्षकों के बीच में, दो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। क्या निकालते हैं? दो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, वही होता है उसकी स्पेक्ट्रम। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन को तुमने उष्मा दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर वाले ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर वाले ऑर्बिटल में चला गया। अब क्या होगा भाई? जब तुम एनर्जी देना बंद कर दोगे तो वापस भी तो आना चाहेगा ना। जितना एनर्जी लिया रहेगा उतना इमिट कर देगा, छोड़ देगा, उत्सर्जित कर देगा, और जितना उत्सर्जित करेगा उसी को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? इमिटेड स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तुमने हाइड्रोजन लाइक एटम को, पहली बात बोहर ने अपना सारा प्रयोग जितना भी किया था सब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं पर किया था, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे एटम पर किया था इन्होंने, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। यानी कि उन एटम्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया था जिसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए उन्होंने अपनी चर्चा किया था। ध्यान दीजिएगा, अब कहानी है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम के लिए तुम क्या करोगे? स्पेक्ट्रम के लिए तुमने एनर्जी दिया, ठीक है। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, यहां जगह कम है, मैं इसको और छोटा कर देता हूं, तो लिख देता हूं, ठीक है। भाई तो भी छोटा होके यहां जा, दिख तो रहा है सभी को, ठीक। ध्यान दीजिए, और इसको भी मैं छोटा कर देता हूं, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखता है यार, जगह होना चाहिए इसी पे। और तुम यहाँ क्या भाग आ रहे हो यार? जी साहब, ओके।
तुमको मिटाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बात यह है भाई कि तुमने जब वेन क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड टू इलेक्ट्रॉन, एनर्जी प्रोवाइड टू इलेक्ट्रॉन, जब तुमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ठीक है, एनर्जी लेकर, ठीक ठीक, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, अरे लिख देता हूं यार पूरा ही, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, ठीक है, एक्साइटेड हो गया। अब कहानी क्या है, अब कहानी यह है कि जैसे ही तुमने एनर्जी देना मतलब एक्साइट होकर क्या करेगा, पहले इसको समझो, एक्साइट होकर के ये आउटर वाले सेल में चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाले सेल में चला जाएगा, ठीक ठीक, कम्स इन आउटर सेल में आ गया, ठीक है। अब बात यह है कि अब जब तुम इसको एनर्जी देना बंद कर दोगे, क्या करोगे, खाना पीना इसको देना बंद कर दोगे, एनर्जी देना बंद कर दोगे, ठीक, तो क्या करेगा, अब बात यह होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक इन ओन पोजीशन या ओन ऑर्बिटल, मतलब अपने स्वयं के ऑर्बिटल में जब ये आएगा, ठीक है, जब अपने स्वयं के ऑर्बिटल में आएगा, ठीक, देन इलेक्ट्रॉन कम बैक इन सेम ऑर्बिटल, ऐसा मैं लिख देता हूं, कम बैक व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक इन ऑर्बिटल, कहां पे आएगा, ऑर्बिटल में आएगा, तो इमिट एनर्जी, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी। अब इसी एनर्जी को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम, क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। भाई अपने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर वाले सेल में चला गया। अब जब वो वहां से वापस आएगा तो जितना एनर्जी लिया था उतना इमिट करेगा, ठीक है, जितना एनर्जी लिया था उतना वो इमिट करेगा। अब वो एनर्जी जो इमिट होती है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक। एक बार चेक करता हूं विजुअल है यहां तक, दिख तो रहा है, सही, ठीक है ना। तो यहां पे जब ये वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, उसी को क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी आगे चर्चा करेंगे तो आगे कहानी ये होती है कि जो हमने हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम देखा, भाई बोहर अपना एक्सपेरिमेंट जितना भी किए थे सब हाइड्रोजन के लिए किए थे, और हाइड्रोजन के जैसे एटम्स के लिए किए थे वो, ठीक है। स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम होता है एनर्जीज का डिफरेंस बिटवीन टू सेल, दो सेल के एनर्जी का डिफरेंस होता है क्या, स्पेक्ट्रम, जिसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिर्फ ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो पहली बात तो हम एक्सपेरिमेंट पे तो जाएंगे नहीं, हमें फाइंड आउट करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा, ऐसा नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करते बैठेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कहानी ये होती है कि जो स्पेक्ट्रम निकलता है ना वो दोनों सेल के बीच में एनर्जी के डिफरेंस को शो करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मान लो इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दिया, फर्स्ट वाले सेल से एक्साइट होकर सेकंड वाले सेल में चला गया, जैसे एनर्जी देना उसको तुमने बंद किया, वो कम बैक करेगा, वापस अपने फर्स्ट वाले सेल में आएगा। जो जितना फर्स्ट वाले सेल की एनर्जी है और सेकंड वाले सेल की जितनी एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, डेल्टा ई जो आएगा वही स्पेक्ट्रम होगा। क्या होगा? वही स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ई से रिप्रेजेंट करो या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करो, क्या होगा? लास्ट वाले जहां पे वो गया है उस वाले सेल की एनर्जी माइनस जहां से वो गया था उस वाले सेल की एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आएगा तुम्हारा डेल्टा ई, यानी कि स्पेक्ट्रम वही आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने तुम लोगों को बताया ना कि भाई मान लो फर्स्ट वाले सेल में था तो इतनी एनर्जी है,
सेकंड वाले सेल में आया तो इतनी एनर्जी है कि नहीं है ना। अगर ये फर्स्ट वाले सेल से एक्साइट होकर के सेकंड वाले सेल में ही गया है तो इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, सेकंड वाले सेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट वाले सेल की एनर्जी, सेकंड वाले सेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट वाले सेल की एनर्जी, जो गैप मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही तो स्पेक्ट्रम है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे हमने एक आप लोगों के लिए लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम हाइड्रोजन के लिए, पहली बात हाइड्रोजन के लिए बात ही करनी है, अगर मगर कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही बात करनी है, हाइड्रोजन के जैसे मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए बात ही करनी है। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम को ई से रिप्रेजेंट करो, चाहे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करो। जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो दूसरे वाले ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पहले वाले से, तो दूसरे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी माइनस पहले वाले ऑर्बिटल की एनर्जी, यही तो तुम्हारा स्पेक्ट्रम आ जाएगा। देखो मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। दूसरे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, वही फार्मूला लगाओ, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो एक ही रहेगा, एन स्क्वायर तुम सेकेंड ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फर्स्ट वाले के लिए जब देखोगे फर्स्ट वाले की एनर्जी तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। तो इसका तो इतना ही आना है, इसका तो इतना ही आना है, लेकिन इसका क्या आ गया भाई, इसका आ गया इतना -13.6 इंटू 1/4 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13.6 इंटू 1, वो तो कहानी पता ही है सब लोगों को। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा आपका मतलब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा -3.4 और ये तो दिया ही गया है 13.6, ये -3.4 होगा इसको जब सॉल्व करोगे, ये तो तुम्हें दिया गया है 13.6, इसको जब जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है कहाँ की, एनर्जी जो डिफरेंस तुम देख रहे हो डेल्टा ई देख रहे हो फ्रॉम N1 टू N2, यानी कि अब ये कमबैक जब करेगा स्पेक्ट्रम के लिए N2 से N1 में, तब इतना स्पेक्ट्रम वो इमिट करेगा, तब वो इतना स्पेक्ट्रम इमिट करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इमिट करेगा, ठीक है। नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा मैंने तुम लोग को प्रीवियस वाले स्लाइड में टाइम नहीं दिया था ना, टाइम ले लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। स्पेक्ट्रम मैंने समझा दिया, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, ओके। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो एनर्जी दिखाया था ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैंने एनर्जी आप लोगों के लिए लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लिखा है कि फर्स्ट वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होगी, सेकंड वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होगी, थर्ड वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होगी, फोर्थ वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होगी, फिफ्थ वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी होगी, और इनफाइनाइट मान लो चले गए तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि और ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो माइनस में वैल्यू है ना, 0 इनकी अपेक्षा तो ज्यादा ही है कि नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसमें डेल्टा ई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेल्टा ई की बात करेंगे, बोले तो स्पेक्ट्रम की हम लोग बात करेंगे, तो स्पेक्ट्रम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, डेल्टा ई के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, अभी तो मैंने बताया ना, E12 माइनस EN1, EN2 माइनस EN1, मतलब लास्ट वाले सेल का जहां पे वो गया है उसकी एनर्जी माइनस जहां से वो गया था उसकी एनर्जी, ठीक है। जैसे हमने इसकी बात किया, इसके बीच में एनर्जी कितना आया, स्पेक्ट्रम की जब तुमने बात किया तो कितना आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया। ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम आया ना, जब फर्स्ट से सेकंड में गया था और सेकंड से जब वापस आया तो स्पेक्ट्रम रिलीज किया, एनर्जी रिलीज किया, तो कितना रिलीज किया इसने, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रहेगा, ओके ठीक है। आगे हम लोग इसी में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, आगे हम लोग इसी में चर्चा कर लेते। देखो हमने दो बातें आपको बता दी, एनर्जी की पूरी कहानी बता दी, स्पेक्ट्रम की पूरी कहानी बता दी। एनर्जी की भी कहानी बताया, हालांकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एनर्जी की बात किए थे, ये तो निकाल ही लोगे फार्मूले से, सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, सभी सेल की एनर्जी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, फार्मूले से एनर्जी निकाल लोगे, और दो ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही तो स्पेक्ट्रम रहेगा, है ना, ओके।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि डेल्टा ई या ई सिर्फ लिख रहे थे स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रम बराबर होता है एचसी बाई लैम्डा। स्पेक्ट्रम बराबर क्या होता है एचसी बाई लैम्डा, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम बराबर क्या होता है एचसी अपॉन लैम्डा, ठीक है। एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, और सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, लैम्डा तो वेवलेंथ होता ही है जो कि एंगस्ट्रॉम में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्लांक कांस्टेंट की बात करते हैं इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये तो सभी को पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये तो सभी को पता है ना, हाँ पता होना चाहिए। अच्छा वेवलेंथ आ रहा है और इसमें स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये तो मान लो ये दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, प्लांक कांस्टेंट रहेगा, सी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लैम्डा हमें फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम तो मान लो हम लोग निकालना अभी सीख लिए, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम तो निकालना हम लोग सीख लिए, ई निकालना सीखे कि नहीं सीखे। अगर लैम्डा की बात करेगा, किसकी बात करेगा लैम्डा की बात करेगा, तो इसकी चर्चा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इस फार्मूले को मैं ड्राइव करता हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये जितना फालतू का लिखा है मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लिए, ठीक। मैं ये जो फालतू का लिखा है इसको हटाने जा रहा हूं। ई है स्पेक्ट्रम, लैम्डा है वेवलेंथ, और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब इसी की चर्चा हम लोग करते हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, है ना। ये तो हम लोग फाइंड आउट करना सीख ही लिए स्पेक्ट्रम। लैम्डा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको ड्राइव किया जाए। क्या किया जाए ड्राइव किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा एच सी बाई लैम्डा हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, मान लीजिए ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कि तुम्हें निकालना है हाइड्रोजन के लिए ई, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, ई को कैसे लिखोगे भाई, एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, तुमने लिखा एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कैसे लिखोगे -13.6, इसके लिए भी एनर्जी लिख देता हूं, मान लो अभी 2 नहीं लिखता हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बस, N2 ये N1, ठीक है। अच्छा इसके लिए एनर्जी के लिए कैसे लिखोगे भाई, -13.6 इंटू, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो तो जेड स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, N2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे कहां से कंफ्यूज आ रहे हैं, जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। फिर देखिएगा माइनस दिया गया है, ठीक है, ये माइनस की वैल्यू ये आएगा 13.6 इंटू क्या लिखूंगा जेड का स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, कहे नहीं लिख सकते हो, लिखो बेफिक्र होकर, ओके ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अरे यार ये वहां कहां जाके मिल जाएगा भी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आगे मेरी बात गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 13.6, यहां मैंने नहीं लिखा था क्या, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें 13.6 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूं 13.6 कॉमन लिख देता हूं। और ध्यान दीजिएगा इसमें जेड का स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, हाँ भाई सेम एटम के लिए जेड का स्क्वायर, जेड तो सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहानी है, ये वाला टर्म तो प्लस में हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, यानी कि N1 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख देता हूं 1/N1 प्लस में लिख दिया, यहां माइनस नहीं आगे लगाया, लेकिन ये 1/N2 तो क्या रहेगा
1/n2 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा 1/n2, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, इतना तो ड्राइव कर ही सकते हो यार। आगे ध्यान दीजिएगा, जब हम आगे बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू HC से मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं और इसी को डिवाइड कर दूं, HC से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं और इसी से डिवाइड कर दूं, तो इस तरह से बनेगा HC 13.6 Z का स्क्वायर, ये तो 2 लग रहा है, Z का स्क्वायर बटे, और इसी से डिवाइड भी करने के लिए मैंने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, क्योंकि भाई अगर एक जगह लिख रहे हो तो दूसरे जगह भी लिखो। हाँ, काहे लिए अन्याय करोगे किसी के साथ? अरे यार तुम्हें हो क्या गया? इसको मैं डिवाइड भी कर देता हूं HC से, तो एक बात बताओ, इस HC से ये वाला HC कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना, और बाकी बचा क्या है यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये बचा है कि नहीं बचा है? बचा है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, देख रहे हो प्रॉपर, जैसे हो रहा है वैसे ही सॉल्व करना है भाई। मान लो तुम्हें फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे? निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? आगे ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 1/लैम्डा, ठीक है, क्या बन गया ये 1/लैम्डा, और ये बन जाता है 13.6 Z का स्क्वायर अपान में HC इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, 1/लैम्डा, और ध्यान देना ये जो वैल्यू होता है 13.6 अपान में HC, ये वैल्यू होती है R से, जिसको रिडबर्ग गैस कांस्टेंट बोलते हो। रिडबर्ग कांस्टेंट R से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिडबर्ग गैस कांस्टेंट जो होता है ना, उसी को तो R से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, इंटू Z का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यानी कि ये फार्मूला बना ना 1/लैम्डा का, किसका फार्मूला बना ये? 1/लैम्डा का। अभी ये पूरी तरह से सजा नहीं है, अभी ये पूरी तरह से सजा नहीं है, इसको अभी सजाना है। क्या करना है? इसको सजाना है। मैं इसको और नीचे ला देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तुम यहां आ जाओ, मैं तुमको रेड कलर के ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि लोगों को याद रहे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देता हूं, ठीक। ये फार्मूला पहले याद करो। अभी ये पूरी तरह से डिराइव नहीं हो, हम लोग बात करने जा रहे हैं तरंग दैर्ध्य की, वेवलेंथ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा, तब उसकी चर्चा क्या की जाएगी, मतलब क्या बनेगा ये, उसके लिए हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो। हाँ, प्रॉपर वे में आप लोगों को दिखा देता हूं और थोड़ा बड़ा करके, इतना, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया, ये फार्मूला मैंने आपको ड्राइव किया कि नहीं किया, याद हो गया ना। 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, याद हो गया कि नहीं हो गया। R क्या है इसमें? R है गैस कांस्टेंट, क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक, क्या बोल सकते हो इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट बोल सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं, मुझे किस तरह, अभी तो 1/लैम्डा लिखा है ना, हमें लैम्डा चाहिए, क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए, ताकि हम लोग वेवलेंथ आसानी से निकाल सके। अभी 1/लैम्डा है, हमें तो लैम्डा फाइंड आउट करना है कि नहीं? हमें क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा फाइंड आउट करनी है, ठीक है, करनी है या करना है, जो भी करना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये मैं चर्चा कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए चर्चा कर रहा हूं? हाइड्रोजन के लिए चर्चा कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान देना,
क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 1/λ इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए चर्चा कर रहा हूं तो R इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो 1 ही रहेगा इंटू 1 का स्क्वायर। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? 1 ही आएगा, मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आए, प्रॉपर वे में आप लोगों को पता चले कि स्टेप टू स्टेप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्किप कर दूंगा तो भाई हो सकता है कोई माइंड से थोड़ा कमजोर हो तो उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक 1 अपान, मैं n1 के जगह पे अब क्या लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल और सेकेंड ऑर्बिटल की बात चल रही है हाइड्रोजन के लिए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, आगे मैं सॉल्व करूंगा तो 1/λ इज इक्वल टू R, अब ये 1 है तो 1 पहले ऐसे लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। ये हो जाएगा 1/1 या 1 ही लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 1 लिख देता हूं कि नहीं लिख देता हूं? लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे 1/λ, ठीक है, जब तुम आगे सॉल्व करोगे तो 1/λ क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू R इंटू, ऐसा लिखता हूं, अब ये ब्रैकेट वगैरह हटाता हूं, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 से हो गया तो क्या हो जाएगा ये 1 चौके 4 हो जाएगा, 4 में से -1 जाएगा तो बचेगा क्या 3/4, ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बचेगा भाई साहब। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो एक बात बताओ, अगर हम इसका पक्षांतरण करें, क्या करें पक्षांतरण करें, तो क्या हो जाएगा R इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 1/R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये इधर मल्टीप्लाई में 3 है तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बोले तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना, और बराबर इधर लैम्डा डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना इस तरह से, ये तो पता है ना सभी को, ऐसा तो कर ही सकते हो कि इसमें भी तुम लोग को समझाना पड़ेगा? नहीं समझाना पड़ेगा ना, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं ना, देख सकते हो। आगे ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 1/R होता है, 1/R की वैल्यू होती है, 1/R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको याद रखिएगा, 911 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। अगर मैं यही वैल्यू सॉल्व करूं, हाइड्रोजन के लिए सॉल्व ही कर रहा हूं तो कर लेता हूं, तो इसको मैं लिख दूंगा 911, क्या लिखूंगा 911 इंटू में 4/3, ठीक है 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा सॉल्व करोगे तो? इसको करीब करीब मान सकते हो 912, क्योंकि इससे आसानी से कट जाएगा, ठीक है 912 मान के चलोगे तो आसानी से कट जाएगा, तो ये आएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, ये आपका लैम्डा आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, सॉल्व कर लो ना, इतना ही नहीं पता है क्या तुम लोग को? पता है सभी को। तो आपका लैम्डा हो जाएगा ये सॉल्व करने पर 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। कहां से कहां तक किसके बीच है? कहां से फर्स्ट वाले ऑर्बिटल और सेकंड वाले ऑर्बिटल के बीच में लैम्डा कितना होता है एंगस्ट्रॉम? कितने एंगस्ट्रॉम? वेवलेंथ कितनी होती है? 1216 एंगस्ट्रॉम। होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा ना, सॉल्व तो किया यार मैंने, और भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की बात की है, तुम सेकंड वाले थर्ड वाले की बात कर सकते हो, या फिर थर्ड वाले फोर्थ वाले की बात कर सकते हो, या फिर ऐसे ही तुम करो, फर्स्ट से सेकंड की बात की है, फर्स्ट से थर्ड की बात कर सकते हो, फर्स्ट से फोर्थ की बात कर सकते हो। सॉल्व तो कर ही लोगे ना, प्रॉपर मेथड मैंने बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना, मैंने लैम्डा के लिए फार्मूला बता दिया कि नहीं बता दिया? बता दिया, ठीक है, ओके। अब लैम्डा तो आसानी से निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कीजिए, ठीक। अच्छा कहोगे ये स्पेक्ट्रम किसका है? ओ सॉरी, वेवलेंथ किसका है? वेवलेंथ स्पेक्ट्रम का होता है,
ठीक है, जो स्पेक्ट्रम इमिट हो रही एनर्जी इमिट हो रही उसका वेवलेंथ भी तो होना चाहिए, और जो स्पेक्ट्रम इमिट होता है मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट लो तो आगे बता देता हूं। ये वेवलेंथ एक्चुअल में है किसका, ये जो मैंने वेवलेंथ लिखा ला लैम्डा, ये है किसका, होता किसका है, ठीक, ओके चलिए बताता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो वेवलेंथ होती है ना लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होती है लैम्डा, लैम्डा किसका होता है, लैम्डा होता है स्पेक्ट्रम का, किसका होता है, स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का लैम्डा क्यों होगा भाई, वेवलेंथ क्यों होगा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो है ना, स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम जो उत्सर्जित होती है वो लाइट के फॉर्म में होगी। इमिट किसके फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अरे यार हटाओ, स्पेक्ट्रम किसकी फॉर्म में इमिट होता है, लाइट के फॉर्म में, ठीक है, लाइट के फॉर्म में स्पेक्ट्रम इमिट होगा तो इसका वेवलेंथ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वेवलेंथ इसीलिए हम लोग किसका देखते हैं, किसका देखते हैं भाई साहब, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम का देखते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल से उसको एनर्जी देके तुमने सेकंड ऑर्बिटल में मान लो भेज दिए, अब जब वो वहां से वापस आएगा तो स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा। स्पेक्ट्रम निकालना मैंने सिखाया, कैसे, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है भाई, स्पेक्ट्रम हो जाएगा, और उस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी हमने चर्चा डिटेल में की है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ठीक है ना। तो हमने चर्चा कर लिया किसकी किस, एनर्जी की बात कर ली, एनर्जी की बात तो हमने पिछले लेक्चर में ही किया था। आज हालांकि मैंने सभी ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी निकाल के भी दिखाया और किस तरह से स्पेक्ट्रम फाइंड आउट किया जा सकता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया, और जो स्पेक्ट्रम इमिट होता है उसकी वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट की जा सकती है इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और जितना मैंने आपको समझाया, जितना पढ़ाया, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हुए होंगे, ये मैं ऐसा आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।